साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। और एक कागज़ जो है मुख्यालय दिया गया है। कन्हैया लाल पांडे जी हैं जो संविदा चालक प्रचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के महामंत्री हैं। तो उनके द्वारा एक लेटर दिया गया है मुख्यालय में जो है, और तमाम मांगों को रखा गया है, तो जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं दो शब्द जो है, एक संजोग से मोबाइल में दिखा तो मैंने अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि उसको मैं बोल दूं, आप लोग भी उसको थोड़ा सा सुनिएगा। जो लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है, लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान में भी डटे हुए हैं। तो ये जो लेटर मुख्यालय भेजा जा रहा है मंत्री जी द्वारा, और इसमें तमाम चीज़ों के बारे में पूछा गया है। एक सवाल है कि भाई हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए विभाग के द्वारा, और वो सुविधाएं हमको क्यों नहीं मिल रही हैं, और क्या इन सुविधाओं से वंचित होकर हमारे जो 40,000 कर्मचारी जो संविदा पे काम करने वाले हैं, जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो ठंडी, गर्मी, बरसात और हर मौसम में तैयार रहते हैं परिवहन विभाग की सेवा करने के लिए, और परिवहन विभाग के लिए एक सिपाही के तौर पे काम करते हैं, अपना तन मन धन लगाकर जो है लगे रहते हैं, तो वो क्या क्या चाहते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में एक चर्चा होगी। और उसी पर आधारित लेटर है, मैं लेटर स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। उसमें तमाम चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं। जैसे ईपीएफ के मामले में दिया गया है कि भाई क्या कारण है कि ईपीएफ के व्यवस्था में कटौती की जाए है, और उसको किससे दुरुस्त किया जाए, किस प्रकार जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो पहली मांग जो है ईपीएफ को लेकर है कि ईपीएफ में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे मूल वेतन हम लोग का कि 12,593 रुपये के हिसाब से अगर किलोमीटर के आधारित पर हमको मिल रहा है, तो आप कैसे किस प्रकार 5,500 किलोमीटर 5,500 और 6500 भुगतान के आधार पर हमको ईपीएफ का पैसा आप दे रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। ईपीएफ पहले हम लोग का 2,000, 18,000, 12,000 से ऊपर, मतलब अधिक से अधिक 1,800, 2,000 करता था। आज जो है ईपीएफ का एक मानक कर दिया गया कि 780 रुपया, 680 रुपया, उसमें भी मतभेद है। ये चालक भी वही काम कर रहा है, परिचालक भी वही काम कर रहा है, दोनों लोग संविदा पे हैं, तो क्यों एक आदमी का ईपीएफ अधिक है और एक दूसरे आदमी का ईपीएफ कम है? इस पे एक बड़ा मतलब मतभेद है। आपने हम दोनों लोगों में ही बांट दिया कि भाई तुम्हारा ईपीएफ 100 रुपये अधिक है, तुम्हारा ईपीएफ क्यों कम है। तो इसको लेकर जो है ये एक मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस पर एमडी साहब द्वारा या अन्य जो भी हमारे अधिकारी हैं इस समस्या को हल करें, जिससे कि हम जो है अपनी संतुष्टि प्रदान करें। हाँ भाई चलिए, हमारा ईपीएफ पहले क्या था और आज ईपीएफ क्या है, तो इस ईपीएफ की व्यवस्था को जो है सही किया जाए। दूसरी लाइन जो है इसमें है कि संविदा चालक प्रचालक को अनुबंध पत्र जो डिपोवाज मतलब डिपो के हिसाब से भरे जा रहे हैं, तो उसमें कई जगहों पे, कई डिपो पे जो है 200 रुपया लगता था पहले खर्च, और इस समय 510 रुपया लग रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। आप हमको प्राइवेट आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों करते जा रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हिसाब से, जैसे वंशिका वाले आ गए, अन्य तमाम कंपनी वाले आ गए। हम तो चाहते हैं जितने भी हमारे साथी संविदा पे हैं, वंशिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सबको नियमित किया जाए, किसी भी कर्मचारी को छोड़ा ना जाए, या तो संविदा पे ही रख दिया जाए। ये आउटसोर्सिंग का जो एक लेबर लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। आउटसोर्सिंग क्यों आप लगाए हुए हैं? भाई एक लेबर आए, सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एक समान हैं, सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो ये भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, रजिस्टर अलग नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं जो हम उनके सामने जाते हैं तो उनको भी मन महसूस है भी ये संविदा वाले हैं, वो रेगुलर हैं, अरे सब लोग कर्मचारी हैं, सब लोग एक साथी हैं, सब लोग एक साथ इसी परिवहन विभाग से 2 पैसा पा रहे हैं। तो दूसरी मांग थी। फिर एक और चीज़ इसमें लिखा गया, तीसरी मांग क्या है कि अगर डबल क्रू लंबी दूरी पे चालक जाते हैं तो उसमें नियमित चालकों को अगर वेतन में दिक्कत होती है तो उनको पूरा किलोमीटर दे दिया जाता है। वहीं संविदा कर्मचारी वो भी जा रहा है उसी बस में, अगर दिल्ली कोई जा रहा है तो 1600 किलोमीटर होता है, तो 801 पर चालक को मिलता है और 801 चालक को मिलता है। ये तो गलत बात है ना। आखिर क्या वो 800 किलोमीटर चला के वो सो जा रहा है, या उसके बाद वो कहीं चला नहीं रहा गाड़ी? क्या उस गाड़ी में वो मौजूद है, कोई दुर्घटना घटती है या कोई बात होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं है? हाँ, जब वेतन की बात आती है तो क्यों आधा कर दिया जाए? कम से कम वेतन पूरा मिलना चाहिए। अगर वो 1600 किलोमीटर उस गाड़ी पर रन में है, या तो उसको लखनऊ रोक दीजिए, दिल्ली रोक दीजिए,
एक आदमी जाए, एक आदमी लेकर आए। जैसे रेलवे में होता है कि हर कुछ दूरी पे, जैसे मान ली गोरखपुर से लखनऊ गया आदमी, तो लखनऊ के बाद ड्यूटी दूसरे की लग गई टीटी की। अगर इस तरह की सुविधा हो, इस तरह की चालक की व्यवस्था, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके चला है, ठीक है, जितना किलोमीटर चलेगा उतना पे। लेकिन उस गाड़ी में मौजूद है, उसके बाद भी उसको किलोमीटर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है। वहीं एक आदमी को आप किलोमीटर पूरा दे रहे हैं, उसका वेतन फंस रहा है तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं संविदा के साथ आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्या संविदा कर्मचारी मनुष्य नहीं हैं, वो जानवर हैं या भूत प्रेत हैं क्या, जो उस गाड़ी में मौजूद नहीं है? अगर चालक हमारा 2 पैसा कमा रहा है, परिवहन विभाग का, अगर वो भी तो मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सवारी बैठा रहा है, कहीं ना कहीं सामान रखवा रहा है, कहीं ना कहीं उस गाड़ी में मौजूद है कि नहीं है, तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये एक प्रश्न है। इस पर भी जो है बात होनी चाहिए। दूसरी, उसके बाद 3 के बाद चौथी पे आते हैं, बीमा दुर्घटना को सरल किया जाए और मुआवजा जो है तत्काल प्रभाव से उसको मिलना चाहिए। एक और चीज़ है कि क्या केवल दुर्घटना बीमा, जैसे आप हमारा बीमा ले रहे हैं, तो दुर्घटना बीमा ही केवल लेंगे? मान ली सामान्य मृत्यु हो जाती है, या अगर हम घर से निकलते हैं, कोई भी ऐसा तो है ना कि तुरंत मशीन लोड हुआ तभी से उसकी ड्यूटी चालू हो जाती है। कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पहले से वो अगला काम घर से निकलेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ जाएगा, उसको कम से कम 2 घंटे की प्रक्रिया। अगर उस 2 घंटे के बीच में कोई घटना घट जाती, तब ड्यूटी करके आ रहा है, उसको घर जाना है, 50 किलोमीटर दूर उसका घर है, उसको पहुँचने में 2-2.5 घंटा लग जाता है, उस समय अगर कोई घटना घटती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? तब ये बीमा कंपनी वाले क्या इसका बीमा का लाभ देंगे? ये भी एक प्रश्न है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और एमडी महोदय द्वारा इस पर हमको कम से कम बताना चाहिए कि हाँ, किस व्यवस्था से हमको रखेंगे, किस व्यवस्था से हमको करेंगे। और तीसरा जो है ESI सुविधा लागू हो। ESI सुविधा इसलिए लागू हो क्योंकि हमारे संविदा के जो कर्मचारी हैं बहुत अल्प वेतनभोगी हैं। वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह करते हैं, भगवान ही मालिक हैं। क्योंकि महंगाई के हिसाब से अगर 12,000 15,000 कोई तनख्वाह पा रहा है, तो एक मोटा मोटी जोड़ लिया जाए, अगर किराए के मकान पे वो रहता है तो 3,000 रुपया उसका किराया हो जाएगा, बिजली का बिल हो जाएगा, राशन पताई हो जाएगा, कपड़ा लत्ता हो जाएगा, अन्य दवा दारू जो भी खर्चे हैं, तमाम चीज़ें व्यवस्था करते करते कम से कम 15 से 20,000 रुपया के लमसम आसपास में आ जा रहा है। वो घेरे में उसका खर्च चल नहीं पा रहा है इतने कम वेतन में। तो उसको कम से कम ऐसी सुविधा मिले कि अगर वो उसके परिवार में कोई बीमार है या कोई बात होती है तो उसको जो है सही से देख रेख कर सके और तमाम इस व्यवस्था का लाभ मिल सके उसको। ठीक है, तो आते हैं अगले 6वें पे, संविदा चालक परिचालकों की सेवा नियमावली बनाई जाए। ये मैं बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि संविदा चालक परिचालकों की नियमावली होनी चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए, और भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो मिलनी चाहिए। रात रात भर आदमी जग रहा है, तो कम से कम इस गर्मी में देख रहे हैं 40-45 डिग्री टेम्परेचर में कई जगह सिपाही, अभी चुनाव में गए थे, कई सिपाही मर गए। हमारे चालक परिचालक उस टीन के डब्बे में बैठकर 45 डिग्री में कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, वो भगवान ही मालिक है और उनके घर के लोग ही जानते हैं। वो अगला व्यक्ति जो है किस तरह पैसा कमाने के चक्कर में परिवार भरण पोषण करने के लिए टीन के डब्बे में जा रहा है, वो खुद जानता है कि 45 डिग्री में कैसे ड्यूटी कर रहा है। तो इस समस्या नियमावली बनाई जाए। और 2-3 चीज़ें ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई 15 साल से काम कर रहा है, किसी जैसे देखिए बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, किसी TI TS या किसी अधिकारी से अगर कोई तू मैं हो गया, कोई बात हो गई तो ज़बरदस्ती उसका WT बना दिया गया, कुछ करके उस पर आरोप लगा के निकाल दिया गया। तो एक नियमावली होनी चाहिए, जैसे रेगुलर कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल होते हैं और उनको वेतन आधा मिलता है, तो इस प्रकार की भी व्यवस्था की जाए। कम से कम इस तरह की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। और 7वां है, वेतन प्रणाली सरल किया जाए, मुख्यालय के निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए तथा बाहर नहीं किया संशोधन किया जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कर्मचारी हैं, हमारा वेतन फिक्स है कि हमको इतना मिल रहा है, लेकिन 12 महीने में अगर हम 2 महीने कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी के परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई एक्सपायर कर जाता है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है, या हमारा पैर टूट गया, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हो गई कि हम 2 महीना नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमारा 22 दिन वो, तो फिर हमको ठीक है हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको फेल क्यों कर दिया जा रहा है, हमको उस फिक्सेशन से हटा क्यों दिया? एक बार हमने कर दिया कंप्लीट, धीरे धीरे अगर ठीक है कोई समस्या आती है, हमारा वेतन काट लीजिए, उस महीने का वेतन मत दीजिए, लेकिन हमको फिक्सेशन में तो रखिए। फिर हमको 265 करना पड़ेगा, हमको उतना किलोमीटर करना पड़ेगा, फिर हमको 1 साल मेहनत करना पड़ेगा,
तब जाके फिर हम अगले साल आएंगे। यानी 1 साल तो गए और 1 साल जो बीच का गया, 2 साल हमारा चला गया। तो इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। अगर एक बार आपका वेतन फिक्स होगा कि हाँ 18,000 रुपया पाएंगे, तो आप अगर ठीक है मान लीजिए हमने 2,000 किलोमीटर चला, हम 10 दिन ड्यूटी किए, तो हमको 2,000 और 10 दिन का पैसा मिले। लेकिन अगर हम फिक्सेशन वाला क्राइटेरिया पूरा करते हैं, ये हम 24 दिन ड्यूटी करते हैं और 6,000 किलोमीटर चलते हैं 6500, तो हमको 20,000 रुपया जो हमारा फिक्सेशन है, 19,000 18,000 जो भी है वो फिक्सेशन हमको मिले। ये नहीं कि हम एक बार फेल हो गए फिर अगले साल फिर तैयारी करिए, फिर अगले साल तैयारी करिए। ये गलत है। ये सिस्टम जो बनाए हैं जिनके अधिकारी, भगवान पता नहीं कहाँ बुद्धि रख देते हैं। जब नियम कानून बनता है तो बुद्धि लगता है घास चरने चला गया है। तो ऐसे लोगों को नहीं कुछ कहा जा सकता है। और दूसरी बात, 8वां नंबर पे, सेवा काल के दौरान संविदा कर्मचारी चालक परिचालक की सामान्य मृत्यु होती है तो 5,000 की आर्थिक जो है 5 लाख की आर्थिक सहायता की जाए और 5 लाख की कैजुअलिटी उत्पादन मतलब दिया जाए। अगर भाई संविदा कर्मचारी ये काम करने वाला है, अगर मान ली कोई घटना घट रही है तो कम से कम 5 लाख उसके परिवार को मिलना चाहिए, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पूरा जीवन वो अपना लगा दे रहा है परिवहन विभाग में, और फिर उसके बाद परिवार कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए कई आदमी कमाने वाला घर में है, अगर कोई बात बच जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो संविदा कर्मचारी तो मान ली 20-22 साल 25 साल 40 साल तक काम किया, कोई घटना घट गई फिर उसके बाद जाएगा कहाँ वो। मान ली उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार में 2 बच्चे हैं और पत्नी है, तो उसका रोजी रोटी रोज़गार कैसे चलेगा। आपने तो नौकरी देना बंद कर दिया है, मृतक आश्रितों को नौकरी मिल नहीं रही है, 5-6 साल से ऊपर हो गया, केवल चर्चा होती है, कैबिनेट बैठक हो रही है, मृतक आश्रितों को पैसा मिलने वाला है, मृतक आश्रितों को नौकरी मिलने वाली है, उसी पे वो बेचारे धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। परिवहन मंत्री जी ने पिछले धरने में कह दिया है कि जब तक जब परिवहन विभाग लाभ में रहेगा तभी हम आपको सुविधा दे पाएंगे। ठीक है, लाभ में नहीं है तो आप नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लाभ में नहीं है तो आप भर्ती कर रहे हैं, लाभ में नहीं है तो हमारे इतने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनका वेतन कहाँ जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। अगर जो भी कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहा है तो उसका वेतन, उसका तमाम चीज़ें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही हैं। तमाम डग्गामार वाहन कमा रहे, जिसके पास 1 बस थी आज 4-4 बस है, वो पैसा कहाँ से कमा रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। और डग्गामारी चोरी करके चला रहा है, आप तो खुलेआम धड़ल्ले से चला रहे हैं, उसके बाद भी आप फ़ायदे में नहीं हैं। तो ये बहुत सोचने विचारने वाली बातें हैं कि परिवहन विभाग फ़ायदे में नहीं। तो ये नगद का काम है, जबकि एक तुरंत पैसा दीजिए, टिकट लीजिए। उधारी वाला तो काम है नहीं कि कल आइएगा परसों आइएगा, सारा चीज़ नगद व्यवस्था है। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं डग्गामार पे, अभी 1 हफ्ता रोक लगा दीजिए, अभी देखिए आपका इनकम 10 गुना हो जाएगा। रोक नहीं पाएगा कोई। मैं तो इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पे डग्गामार वाहनों पे रोक किस तरह लगाया जाए, उस पर किस तरह किया जाए। अभी महेशलाल श्रीवास्तव जी ने जो है गोरखपुर के जो ARM हैं, सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं, उनके द्वारा एक अभी पेपर में दिया हुआ था, उनके द्वारा RTO को तमाम लोगों को लेटर लिखा गया, बताया गया कि भैया कम से कम डग्गामार वाहन को रोका जाए, इससे निगम का नुकसान हो रहा है। आप नौसड़ चले जाइए, कम से कम 10 गाड़ी भी अगर जा रही है और उसमें 50 सीटें हैं और 50 सीटों का केवल 1,000 रुपया लिया है तो 50,000 हो गया। हाँ, कम से कम 5 लाख रुपया रोज़ का उसका जा रहा है, और वही गुणे 3 कर दीजिए, करोड़ों में चला जाएगा। और 10 गाड़ी नहीं है, कम से कम 50 से ऊपर गाड़ियां हैं। और उस तरह नॉर्मल बिहार को मिला ले 100 गाड़ियां हैं जो चल रही हैं दिल्ली तक। अब सोचिए कितने करोड़ों रुपए का रोज़ का मतलब धंधा है ये। हाँ, और परिवहन विभाग के अधिकारी AC कमरे में सोए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर में आएंगे तो लू लग जाएगा, लेकिन संविदा का कर्मचारी टेम्परेचर में काम करेगा, मेहनत करेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। तीसरी, अब आखिरी बात पे मैं आता हूँ कि जो भी जेम्स पोर्टल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती चलाई जा रही है उसको रोक लगाया जाए। जो भी भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से आने वाले समय में अगर करने जा रहा है उस पर रोक लगाना है, उस पर रोक लगाने की मांग करनी है, उस पर एकदम रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से 2-2 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों द्वारा किस तरह शोषण किया जा रहा है बच्चों का, EPF का पैसा नहीं कटौती कर रहे हैं, इनाम की योजना नहीं दे रहे हैं, नाइट की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, और भी तमाम सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही हैं। 1 महीने का वेतन देंगे, 2 महीने का झिला देंगे। बच्चे परेशान हैं, बच्चे मेहनत करने आए हैं, बच्चे कमाने आए हैं, उन लोगों के एक उत्साह है, वो रोडवेज को अधिक से अधिक इनकम देना चाहते हैं, और रोडवेज के प्रति उनको मतलब एक अलग से लगाव है कि मैं बहुत बढ़िया काम करूँगा, हो सकता है मुझे सरकार द्वारा और तमाम व्यवस्थाओं द्वारा इनाम मिले।
वो तन मन धन लगा रहे हैं कि परिवहन विभाग की सेवा में, और यहाँ हो क्या रहा है, 2-2 महीना 3-3 महीना वेतन नहीं मिल रहा, लोगों को परेशान हो जा रहे हैं वेतन अभाव में। हाँ, अगर 2 महीना कोई वेतन नहीं मिला, 1 महीने के घर चला गया तो पता चल रहा है उसका नाम काट के और उसको हटा दिया जा रहा है। आप किसी को भी, किसी मजदूर को ही, आप सोच लिए आप ही को अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं 2 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो आपका कैसा लगेगा? क्या आपका परिवार का रोजी रोटी खर्चा वर्चा चल जाएगा? कहीं ना कहीं उधार मांगेंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था तब तक वो आएगा फिर चला जाएगा। तो जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हुए हैं पूरे प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ सबको संविदा पे किया जाए। जिस प्रकार हम लोग हैं संविदा पे काम कर रहे हैं उस प्रकार संविदा से काम हो जाए, और उनका वेतन हर महीने की 20 तारीख को, 15 तारीख को, 1 तारीख को एक डेट निर्धारित हो जाए कि हाँ भाई आपको इस तारीख को तनख्वाह मिलेगा, इस तारीख को तनख्वाह मिलेगा। तो वो बेचारा दूध वाले को, जो किराए पर रह रहा है उसको, बच्चों की फ़ीस हो गई और भी दवाई के पैसा, अन्य भी जो भी चीज़ें हैं जो उसका वेतन जो आता है उसको खर्च करके अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। कहीं ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं हो गया, कहीं आप सोच में तो नहीं पड़ गए कि उन्नीस भाई ने ज़्यादा कुछ कह दिया, लेकिन कहने की बात है, तकलीफ़ है, दर्द है तो मैं बयां करूँगा। हो सकता है बुरा लगे आपको, लेकिन उससे कोई बुरा दिक्कत की बात नहीं, आपको बुरा लगना भी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, एक ही काम करने वाला व्यक्ति 40,000 पा रहा है, वही काम करने वाला एक 10,000 रुपया पा रहा है, 12,000 रुपया पा रहा है, तो क्या ये शोषण नहीं है? क्या अन्याय नहीं है? आज सरकार बनी हुई है ना, देखिए वो सीना तान के नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अल्पमत में हैं, बहुमत में नहीं है। हर चीज़ उनको सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन परिवहन विभाग में हमारे कर्मचारी बहुमत में हैं, 40,000 संख्या है हमारी पूरे प्रदेश में, चालक परिचालक मिलाकर। लेकिन तभी भी सोए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको क्या है कि 500 रुपया रोज़ शाम को मिल जा रहा है, तनख्वाह आए चाहे भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। अरे भैया जागो, नहीं जागोगे तो आने वाले समय में धीरे धीरे तुम्हारी किडनी, लीवर सब फेल हो जाएगा, और एक उम्र के बाद तुम्हारे काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। तब सोचोगे, तब समझोगे कि कहाँ गए थे, क्या नहीं किए। एक समय था आए दिन आंदोलन होता था, आप जो फोटो देख रहे हैं, आए दिन एक न एक धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। लखनऊ मुख्यालय घेरा है, तेलीबाग जेल में जाकर हम लोग बंद हुए हैं, विधानसभा हम लोगों ने घेरा है, परिवहन मंत्री से मिले, कहाँ नहीं गए हम लोग। संविदा कर्मचारियों ने चक्का जाम को लेकर आज हम 22 दिन ड्यूटी या 1 रुपया 59 पैसा, एक समय था हम लोग 35 पैसा के नाम से जाने जाते थे। हम लोग को बेइज्जत किया जाता है 35 पैसा वाला हो सर, देखा बैठल वहाँ से 35 पैसा वाला, वो एक समय था। और आज का समय है कि हम 40,000 के 90 लोग कहते हैं 75, मैं 90% मान रहा हूँ कि चालक प्रचालक संविदा के जो है संचालन में हैं। अगर ये समझ जाएं, सही तरीके से सीख लें, दिमाग को खोल लें, तो आने वाले समय में एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश को हम बंद कर सकते हैं, और एक दिन में हम पूरे उत्तर प्रदेश को खोल भी सकते हैं। क्योंकि पहली तारीख भूलिएगा मत, 1 जनवरी 2024 और 2 जनवरी 2024 आप लोगों ने एक चालक का दम देखा है कि पूरे परिवहन विभाग का पूरे देश में तालका मच गया था। गैस के लिए किल्लत होने लगी, दूध की किल्लत होने लगी, सब्जी की किल्लत होने लगी। केवल 2 दिन का आंदोलन कम नहीं होता है। अगर वहीं हमारे चालक बंधु अगर आज खड़ा कर दें गाड़ी, जितने हमारे चालक बंधु आज नियमित होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप देख रहे हैं ना चालकों की भर्ती किस तरह निकल रही है, दरवाजे दरवाजे पे पोस्टर बैनर लेके लोग जा रहे हैं कि परिवहन विभाग में चालक का जगह खाली है, चालकों का जगह खाली आई है। 6,000 भर्ती निकल गई, यहाँ 148 निकल गई, 2,000। क्यों भाई, आप क्यों नहीं इनको संविदा से नियमित कर दे रहे हैं? 2001 का मामला अभी भी क्यों पेंडिंग में है? 2001 का मामला क्यों पेंडिंग में है? क्योंकि उस सरकार में हुआ है, हम करेंगे तो हमारी सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, मायावती ने भी भर्ती निकाला था, अखिलेश ने भी भर्ती निकाला था, 7 साल हो गया योगी सरकार को। लोग कहते हैं आप नाराज़ हैं, कोई नाराज़गी नहीं, आप भर्ती निकालिए। संविदा आज हमारी उम्र 40 साल है, धीरे धीरे कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्या हम नौकरी पा पाएंगे? लेकिन जो नए लड़के हैं, जो कष्ट समस्या जो हम लोग झेल रहे हैं, जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, उन लोगों को न झेलना पड़े, इसीलिए आदमी बोल रहा है, इसलिए आदमी लड़ रहा है। कम से कम उन लोगों को तो व्यवस्था मिले, उन लोगों को तो नौकरी मिले। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा, और जितने भी संविदा के चालक प्रचालक हैं उन तक ये बात को पहुँचाइए कि आप संघर्ष करिए, और संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कठिन समय में कायर बहाना करते हैं,
कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति जो है रास्ता निकालता है। तो हम लोग का समय कठिन है, सरकार घमंड में है, तो हमको एक रास्ता निकालना है, हमको एक व्यवस्था में जाना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, किस तरह परिस्थितियाँ बदली हैं। अगर आप चाहेंगे, आप बहुमत में हर डिपो में कम से कम 200 से 250 कर्मचारी हमारे संविदा के हैं, आउटसोर्सिंग के मिला के। अगर एक दिन चाहें, एक मिनट चाहें, संचालन तुरंत ठप हो जाएगा। आप जो चाहें वो आंदोलन कर सकते हैं, जो चाहे मांगे पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत, गट्स और व्यवस्था होनी चाहिए। किसी दलाली के चक्कर मत पड़िए, किसी दलाल के चक्कर मत पड़िए, किसी ऐसे लोगों के चक्कर मत पड़िए जो आपका कह दे कि मैं ये काम करा दूंगा। वो कुछ नहीं, हमारी जो समस्या है, हमको भूख लगा तो हमको खाना कौन दूसरा कोई खिलाएगा? बच्चा जब रोता है तभी माँ को जो है माँ दूध पिलाती है, ठीक ना। ये बहुत पुरानी कहावत है और एक एकदम सटीक है। जब तक आप हल्ला नहीं करेंगे, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है। संविदा कर्मचारी जानते हैं क्या है? हाँ, संविदा कर्मचारी उस मीट में जो तेज पत्ता होता है या सब्जी में जो तेज पत्ता होता है, जब तक उपयोग है उसके महक आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी, उसके बाद उसको आग फेंक दिया जाएगा। अभी आप इस समय देखिए, लोड फैक्टर बहुत अच्छा आ रहा है, तमाम चीज़ें आ रही, कोई कटौती नहीं है ना। अभी 1 महीने 15 दिन बाद देखिएगा, यही पूरे प्रदेश में जब इनकम डाउन होने लगेगा तो आप ही का वेतन कटेगा, आप ही का सारा कुछ कटेगा, आप ही का नुकसान होगा, दूसरे किसी का नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े एसी कमरे में बैठे हुए किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी का नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान किसका होगा? जो संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, चालक हों, परिचालक हों। लोड फैक्टर के आधार पर कटौती होगी, तमाम चीज़ों पर कटौती होगी, किसी और की किसी की कटौती नहीं होगी, जान लीजिए। तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। और मैं बता दूं, जो संविदा संघर्ष समिति ने शुरुआत से लड़ा है, झगड़ा है और अपने हक हुकूम की लड़ाई लड़ी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं संजय सिंह का है, बुद्धिसागर पांडे का है, कृपा शंकर का है, मेरा भी थोड़ा बहुत है। मैं भी उस एक सिपाही की तरह झंडा लेकर पीछे पीछे चलता था। लखनऊ में हमारे जमाल जी हैं, कन्हैया पांडे जी हैं, विष्णु जी हैं, विजय जी हैं। बनारस में हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, बहुत लोग हैं जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कई बार राजा राम विश्वकर्मा जी हैं, उनका यहाँ तक कि नाम काट दिया गया, विभाग से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन संघर्ष लड़ते रहे, झगड़ते रहे और आज भी संविदा कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे नेता हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। कुछ ताकत है, कुछ डर का माहौल है, और उसको दूर कौन कर सकता है? जब कर्मचारी इकट्ठा होंगे। एक उंगली कोई दबा सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठा बंद हो जाएगा ना, इसको दबाने में हालत ख़राब हो जाएगी। वही अगर संविदा कर्मचारी सब लोग एक हो गए, इकट्ठा हो गए, मिल गए, तो फिर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, एक सुनहरा सुबह हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वीडियो को और लंबा न करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। संविदा कर्मचारी जो हैं आपके संपर्क में है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।